हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 पाठ 10 भारत मृदा वनस्पति एवं वन्यजीव से है। पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। बहुविकल्पी प्रश्न। जिस पाठ को याद करना हो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस चैनल पर यही किया जा रहा। किसी भी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आपके पास भेजा जा रहा है। आपको सरल तरीके से पाठ को कंठस्थ कराया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है, ऊसर कहलाती है, दोमट कहलाती है, बालू कहलाती है। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है, ऊसर कहलाती है, दोमट कहलाती है या बालू कहलाती है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा मृदा कहलाती है या मिट्टी कहलाती है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, लेटराइट कहते हैं, शुष्क मृदा कहते हैं या पर्वतीय मृदा कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे ह्यूमस कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसे ह्यूमस कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मृदा होती है सबसे अधिक उपजाऊ, या काली पीली मृदा होती है सबसे अधिक उपजाऊ, या लेटराइट मृदा होती है सबसे अधिक उपजाऊ, या पर्वतीय मृदा होती है सबसे अधिक उपजाऊ? प्रश्न नंबर 3, मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, किन नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है? प्रश्न नंबर 5, किन नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है? गंगा नदी के मलबे से, या सिंध नदी के मलबे के जमाव से, या ब्रह्मपुत्र नदी के मलबे के जमाव से भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है, या ऊपर सभी नदियों के मलबे से भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है? तो प्रश्न नंबर 5, किन नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है? तो गंगा नदी, सिंध नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उपरयुक्त सभी नदियों के मलबे से जमाव के द्वारा
भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, किस मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं? किस मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मृदा को कहते हैं, लाल पीली मृदा को कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को कहते हैं या मरुस्थलीय मृदा को कहते हैं? प्रश्न नंबर 6, किस मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा? तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, किस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ? प्रश्न नंबर 7, किस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ? तो पर्वतीय मृदा का हुआ या शुष्क मृदा का या लेटराइट मृदा का या लाल पीली मृदा का? प्रश्न नंबर 7, किस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों से हुआ है? पर्वतीय मृदा का या शुष्क मृदा का या लेटराइट मृदा का या लाल पीली मृदा का? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा लाल पीली मृदा का प्रादुर्भाव हुआ, मैदान का निर्माण हुआ, मिट्टी का निर्माण हुआ प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लेटराइट मृदा में किसकी खेती की जाती है? लेटराइट मृदा में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती की जाती है या कॉफ़ी की खेती की जाती है या काजू की खेती की जाती है या उपर्युक्त सभी बागाती खेती की जाती है? प्रश्न नंबर 8, लेटराइट मृदा में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। चाय की खेती, हाँ चाय की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में। कॉफ़ी की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में। काजू की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी बागाती खेती की जाती है कहाँ पर? लेटराइट मिट्टी में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय या शुष्क मृदा पाई जाती है? भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय या शुष्क मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है या तमिलनाडु में पाई जाती है या राजस्थान में पाई जाती है या कर्नाटक में पाई जाती है? भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय या शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत के राजस्थान में मरुस्थलीय या शुष्क मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में किस नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है? वर्तमान में किस नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा? तो स्वेज नहर से सिंचाई करके या पनामा नहर से सिंचाई करके या सिंधु नहर से सिंचाई करके या इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके? वर्तमान में किस नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा? तो उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10,
किस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 10, किस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, या लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, या लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, या पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? किस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है? तो पर्वतीय और पहाड़ी भागों में, जैसा कि नाम ही है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? प्रश्न नंबर 11, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? तो मृदा संरक्षण कहते हैं, या मृदा अपरदन कहते हैं, या मृदा बहाव कहते हैं, या मृदा जमाव कहते हैं? प्रश्न नंबर 11, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? तो उसको कहते हैं मृदा अपरदन। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है, या मृदा अपरदन कहलाता है, या मृदा बहाव कहलाता है, या मृदा कटाव कहलाता है? प्रश्न नंबर 12, मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा बहाव कहलाता है, मृदा कटाव कहलाता है? तो मृदा अपरदन रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं मृदा संरक्षण। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मृदा संरक्षण। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 13, जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, संरक्षित वनस्पति कहलाती है, असंरक्षित वनस्पति कहलाती है, या चारागाह वनस्पति कहलाती है? प्रश्न नंबर 13, जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है क्या कहलाती है? तो उस वनस्पति को कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी प्रश्न नंबर 13 है, पर प्रश्न अलग है। प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए कौन से उत्तरदायी कारक हैं? प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए कौन से उत्तरदायी कारक हैं? क्या जलवायु है उत्तरदायी कारक, या मृदा है उत्तरदायी कारक, या तापमान है उत्तरदायी कारक, या वर्षा है उत्तरदायी कारक, या उपर्युक्त सभी हैं उत्तरदायी कारक? तो प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो जलवायु है, मृदा भी है, तापमान भी है, वर्षा भी है। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां मुख्य रूप से कौन सी हैं? भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां मुख्य रूप से कौन सी हैं? तो ऑप्शन देखते हैं।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन वनस्पति है या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वनस्पति है या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ हैं या पर्वतीय वन वनस्पतियाँ हैं या ज्वारीय या दलदली वन वनस्पतियाँ हैं या उपर्युक्त सभी वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मुख्य रूप से कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ या ऑप्शन डी पर्वतीय वन या ऑप्शन ए ज्वारीय या दलदली वन। तो भारत में ये सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वन भी पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, ज्वारीय या दलदली वन भी पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को और किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी वन नाम से जाना जाता है या पतझड़ वन नाम से जाना जाता है या सदाबहार वन नाम से जाना जाता है या मैंग्रोव वन नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को और किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन नाम से जाना जाता है या पतझड़ वन नाम से जाना जाता है या सदाबहार वन नाम से जाना जाता है या मैंग्रोव वन नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, सदाबहार वन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 15, सदाबहार वन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो महोगनी पाई जाती है या ओनी पाई जाती है या रबड़ का वृक्ष पाया जाता है या रोजवुड वृक्ष पाया जाता है या उपर्युक्त सभी वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, सदाबहार वन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन में मुख्य रूप से महोगनी का वृक्ष मिलता है, ओमनी का वृक्ष मिलता है, रबड़ का वृक्ष मिलता है, रोजवुड का वृक्ष मिलता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी वृक्ष सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को और किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सदाबहार वन नाम से जाना जाता है या मैंग्रोव वन नाम से जाना जाता है या मानसूनी वन नाम से जाना जाता है या महोगनी वन नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन नाम से जाना जाता है। मानसूनी वन एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और नई पत्तियां ले लेते हैं, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन या पतझड़ वन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इन वनों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 17,
ये वन कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है, या पतझड़ वाले वन कहा जाता है, या उपर्युक्त दोनों कहा जाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17, ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों को कहा जाता है मानसूनी वन और पतझड़ वाले वन। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 18, मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? साल है, सागौन है, या आबनूस है, पीपल है, नीम है, या चंदन है, शीशम है, सहतूत है, या उपर्युक्त सभी वृक्ष पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 18, मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी वृक्ष पाए जाते हैं मानसूनी वन में या पतझड़ वन में। सागौन भी पाया जाता है, साल भी पाया जाता है, आबनूस भी पाया जाता है, पीपल भी पाया जाता है, नीम भी पाई जाती है, चंदन भी पाया जाता है, शीशम भी पाया जाता है, सहतूत भी पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ में प्रमुख वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती हैं? प्रश्न नंबर 19, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियों में प्रमुख वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती हैं? तो कीकर और खैर पाया जाता है, या बबूल और खजूर का वृक्ष पाया जाता है, या कैक्टस का वृक्ष पाया जाता है, या उपर्युक्त सभी वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियों में प्रमुख वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियों में कीकर और खैर पाया जाता है, बबूल और खजूर पाया जाता है, कैक्टस भी पाया जाता है। तो ये जब सभी पाए जाते हैं तो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार के वनों में शंक्वाकार या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार के वनों में शंक्वाकार या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन में पाए जाते हैं, या दलदली वन में पाए जाते हैं, या पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, या सदाबहार वन में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार के वनों में शंक्वाकार या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन में पाए जाते हैं, दलदली वन में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, या सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो शंक्वाकार या शंकुधारी वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, भाई ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी, पर्वतीय वन में शंक्वाकार या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ज्वारीय या दलदली वन में विशेष रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 21, ज्वारीय या दलदली वन में विशेष रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं, या देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, या कैक्टस वृक्ष पाए जाते हैं, या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 21, ज्वारीय या दलदली वन में विशेष रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ज्वारीय या दलदली वन में विशेष रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ज्वारीय या दलदली वन में विशेष रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदर वन भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। किस प्रकार के वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है? प्रश्न नंबर 22, किस प्रकार के वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है? तो ज्वारीय वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, या दलदली वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, या मैंग्रोव वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, या उपर्युक्त सभी वनों में को सुंदर वन कहा जाता है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 22, किस प्रकार के वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं? तो उपर्युक्त सभी वनों में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सभी वनों को सुंदर वन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं, बिना पालतू जानवर कहते हैं, या नरभक्षी जानवर कहते हैं? प्रश्न नंबर 23, कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? जंगली जानवर, वन्य जीव जानवर, बिना पालतू जानवर, या नरभक्षी जानवर? तो जो जंगली जानवर जंगलों में पाए जाते हैं, जिनका हम पालन नहीं करते हैं, उन जानवरों को क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, वन्य जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद है, क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 24, वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है, पक्षी विहार कहलाता है, या जंगल कहलाता है? प्रश्न नंबर 24, वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी विहार, या जंगल? तो उस क्षेत्र को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। जहाँ पर शिकार और चराई पूर्णतया बंद है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 25, वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है, या राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, या पक्षी विहार कहलाता है, या जंगल कहलाता है? वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, या जंगल? तो वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, कहलाता है वन्य जीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है?
वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाता है? बाग कहलाता है, जंगल कहलाता है, पक्षी विहार कहलाता है या राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो वैसे स्थान को कहेंगे पक्षी विहार। पक्षी विहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखें, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह, या ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष जनवरी माह का दूसरा सप्ताह, या ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष जून माह का तीसरा सप्ताह, या ऑप्शन डी प्रत्येक वर्ष जुलाई माह का चौथा सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है मसालों का घर, या पाकिस्तान को कहा जाता है मसालों का घर, या बांग्लादेश को कहा जाता है मसालों का घर, या भारत को कहा जाता है मसालों का घर। तो मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो मसालों का घर कहा जाता है भारत को। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। एशियाई शेर कहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं, या राजस्थान के जंगलों में पाए जाते हैं, या गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, या महाराष्ट्र के जंगलों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, एशियाई शेर कहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के जंगलों में, राजस्थान के जंगलों में, गुजरात के गिर जंगलों में, या महाराष्ट्र के जंगलों में। तो एशियाई शेर कहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है, या चीता है, या बाघ है, या हिरण है। प्रश्न नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है, चीता है, बाघ है, या हिरण है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस है, मोर है, कबूतर है, या तोता है? प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस है, मोर है, कबूतर है, या तोता है? तो सारस तो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। आपसे पूछा जा रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं।
किस देश के पक्षी भारत में दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं? प्रश्न नंबर 32, किस देश के पक्षी भारत में दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं? तो ये कनाडा के पक्षी हैं, या अमेरिका के पक्षी हैं, या जापान के पक्षी हैं, या साइबेरिया के पक्षी हैं? तो किस देश के पक्षी हैं जो भारत में दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं? तो ये पक्षी हैं साइबेरिया के। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। साइबेरिया के पक्षी भारत के मैदानों में आ जाते हैं दिसंबर के महीने में और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब अभ्यास पे आ जाएं। अभ्यास जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो चलिए उन मिट्टियों के नाम बताते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सदाबहार वनों और मानसूनी वनों में क्या अंतर है? सदाबहार वनों और मानसूनी वनों में क्या अंतर है? तो इधर सदाबहार वन के बारे में बताया जा रहा है, इधर मानसूनी वनों के बारे में बताया जा रहा है। दोनों का अंतर यहाँ पे हम स्पष्ट कर रहे हैं। इधर सदाबहार वन है और इधर मानसूनी वन है, तो दोनों प्रकार के वनों को देखते हैं क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं। सदाबहार वनों में ये वन अधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इधर ये वन सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला अंतर ये है, वर्षा यहाँ अधिक है सदाबहार वन में और मानसूनी वन में वर्षा कम है। सदाबहार वन बहुत घने होते हैं और मानसूनी वन अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। दूसरा अंतर ये है। तीसरा देखें, ये वन देश के पश्चिमी घाट तथा पूर्वी भागों में पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो इधर मानसूनी वन देखें, ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों तक पाए जाते हैं। तीसरा अंतर है। चौथा अंतर देखते हैं, इन वनों के वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। चौथा अंतर, इन वनों के वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे यह वन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। तो इधर सदाबहार वन के ये लक्षण हैं। तो मानसूनी वन में इन वनों के वृक्ष वर्ष के एक निश्चित समय पर अधिकांशतः ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये अंतर है, ये समय समय पर गिराते रहते हैं सदाबहार वन के वृक्ष, और मानसूनी वन के वृक्ष एक निश्चित समय पर गिराते हैं। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या अंतर है। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, इबोनी, रबड़, रोजवुड्स आदि। तो मानसूनी वनों के वृक्ष, इन वनों के वृक्ष मुख्य वृक्ष हैं सागवन, साल, आबूनस, पीपल, नीम, शीशम, सहतूत आदि। तो ये दोनों में अंतर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर सी देखते हैं।
आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर सी, आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। तो हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं सागवान, साल, आबनूस, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सहतूत आदि। हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सहतूत आदि। प्रश्न नंबर डी देखें। आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है? प्रश्न नंबर डी, आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है? तो आंगन में लगा आम का पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित रूप में उपयोगी हो सकते हैं। आंगन में लगा आम का पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित रूप में उपयोगी हो सकते हैं। इसके पके फल मिलते हैं तथा कच्चे फल से अचार एवं चटनियाँ बनती हैं। सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन में तथा ईंधन के रूप में करते हैं। इनके पत्तों का उपयोग पूजा पाठ में होता है। इनके आंगन में होने से आसमान का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। तो आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है? तो आंगन में लगा आम का पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित रूप में उपयोगी हो सकते हैं। इससे पके फल मिलते हैं तथा कच्चे फल से अचार एवं चटनियाँ बनती हैं। सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन में तथा ईंधन के रूप में करते हैं। इनके पत्तों का उपयोग पूजा पाठ में होता है। इनके आंगन में होने से आसमान का वातावरण स्वच्छ रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ए, किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों को लिखिए। तो किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों को लिखिए। तो इधर देखें पालतू पशु है, इधर देखें लाभ है। पहला पालतू पशु है कुत्ता। कुत्ता से लाभ क्या है? घर की रखवाली करता है। दूसरा पशु देखें गाय या भैंस। तो गाय भैंस से हमें क्या लाभ है? दूध प्राप्त होता है तथा गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है। गाय भैंस से दूध प्राप्त होता है तथा गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है। तीसरा पशु देखें बैल। बैल का खेती के काम में आता है। बैल का उपयोग हम खेती के कामों में करते हैं, तो बैल खेती के काम में आता है। फिर बकरी देखें, बकरी से दूध तथा मांस प्राप्त होता है। बकरी से दूध तथा मांस प्राप्त होता है। और घोड़ा सवारी के रूप में प्रयोग होता है। घोड़े का उपयोग सवारी के रूप में किया जाता है। तो कुत्ता घर की रखवाली करता है। गाय भैंस दूध प्राप्त होता है तथा गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है। बैल से खेती का काम किया जाता है। बकरी से दूध और मांस प्राप्त होता है। और घोड़े से सवारी के रूप में कार्य किया जाता है। सवारी के रूप में काम लिया जाता है घोड़ों से। अगला देखें, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर एफ,
राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। ये राष्ट्रीय उद्यान इधर दिया गया है, अभयारण्य इधर दिया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान यह वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? यह वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य किसे कहते हैं? तो अभयारण्य में देखें, वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सके, वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सके अभयारण्य कहलाता है। जैसे सरिस्का अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य आदि। वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सके अभयारण्य कहलाता है। जैसे सरिस्का अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर जी, वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। तो वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अपने से कमजोर जीव को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर जी, वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। तो वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह अपने से कमजोर जीव को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों जैसा ही है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई कौन सा प्रश्न है। कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है भाई? कपास के लिए उपयुक्त मृदा, कपास के जलोढ़ उपयुक्त मृदा है, या काली उपयुक्त मृदा है, या लेटराइट उपयुक्त मृदा है? तो कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी है, काली मृदा ही है। प्रश्न नंबर ए का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर बी पे 2 पे आ जाएं। रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? मानसूनी वनों का मुख्य वृक्ष है, या सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष है, या मरुस्थलीय वनों का मुख्य वृक्ष है, या ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है? प्रश्न नंबर 2, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? मानसूनी वनों का, सदाबहार वनों का, मरुस्थलीय वनों का, या ज्वारीय वनों का? तो रबड़ सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं, या ज्वारीय वन पाए जाते हैं, या मानसूनी वन पाए जाते हैं, या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में मानसूनी वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में मानसूनी वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें।
मरुस्थलीय वन की वनस्पति है। भाई मरुस्थलीय वन की कौन सी वनस्पति है? चीड़ है, सुंदरी है, चंदन है या कैक्टस है। प्रश्न नंबर 4, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है चीड़, सुंदरी, चंदन या कैक्टस। तो मरुस्थलीय वन की वनस्पति है कैक्टस। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मरुस्थलीय वन की वनस्पति कैक्टस है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल, गिर, दुधवा, राजाजी। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल है या गिर है या दुधवा है या राजाजी है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, दुधवा। आगे देखें, राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पर स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पर स्थित है ये आपको देखना है और ये भी अच्छी तरह से आपको तैयार करना है और सेशन को 2-3 बार देखें, फिर नोटबुक में लिख भी लें। तो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देखिए, सुनिए और स्थान कहाँ पे है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान कहाँ पे है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान असम में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है अभयारण्य का नाम और स्थान का नाम। अभयारण्य का नाम और स्थान का नाम, तो अभयारण्य है इधर कहाँ स्थित है उस स्थान का नाम दिया गया है। तो राजाजी अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, मानस अभयारण्य या चंद्रप्रभा अभयारण्य। स्थान है उत्तराखंड, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश। तो राजाजी अभयारण्य कहाँ पर है, तो राजाजी अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। मानस अभयारण्य कहाँ है, तो मानस अभयारण्य असम में है। मानस अभयारण्य असम में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है, तो चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे पक्षी विहार का नाम दिया गया है। इधर पक्षी विहार का नाम दिया गया है, इधर स्थान का नाम दिया गया है। तो ये इसकी भी जानकारी आपको होना आवश्यक है कि पक्षी विहार कहाँ कौन सा है, कहाँ पर स्थित है। तो भरतपुर पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान उत्तर प्रदेश। तो भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान। पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। तो पक्षी विहार के बारे में भी आपको जानकारी रखना आवश्यक है। अब इसी प्रश्न के साथ
इस सेशन का हम समापन करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।